गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी संस्कृत व्याकरण के फर्स्ट टॉपिक माहेश्वरी सूत्र के साथ में इसको प्रारंभ करेंगे। प्रथम टॉपिक जो माहेश्वरी सूत्र है, इसके माध्यम से हम सभी प्रत्याहार निर्माण एवं सूत्र निर्माण इसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे। जैसे कि प्रथम जो टॉपिक माहेश्वरी सूत्र है, इसके बारे में आपको बता दूं कि माहेश्वरी सूत्र इसका जो नाम है वो भगवान शंकर का महेश नाम होने के कारण पड़ा, तथा भगवान शंकर ने स्वयं इसको 14 बार डमरू बजा करके और इसके माध्यम से इन 14 सूत्रों की उन्होंने उत्पत्ति की, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। टॉपिक का जो नाम है वो है माहेश्वरी सूत्र। इसका जो पहला जो सूत्र है वो है ए ई उ न। दूसरा जो सूत्र है वो है री लृ क। तीसरा जो टॉपिक है वो है ए ओ ग। चौथा जो सूत्र है वो है ऐ औ और च। पांचवा जो सूत्र आता है य व र ट। छठा जो सूत्र आएगा इसमें वह आएगा ल न। 7 नंबर पे आता है य म ग न न। 8वां जो आता है वह आता है झ भ य। 9वां जो सूत्र आएगा घ ढ ध स। 10 नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है ज ब ग ड द स। 11 नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12 नंबर पे जो सूत्र आएगा वो आएगा क प और य। और 13 नंबर पे जो सूत्र आएगा वो आएगा श स और र। और जो 14 नंबर पे लास्ट जो सूत्र आएगा वो आएगा है और ल। हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 से लेकर के और 14 तक के सूत्रों के अंदर जो अंतिम वर्ण है वे सभी अंतिम वर्ण अपने आप में हलंत है। संस्कृत में प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर यहाँ पे जो हलंत है उसको अपूर्ण वर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपन हिंदी या संस्कृत दोनों में देखते हैं कि जब तक एक व्यंजन वर्ण के अंदर एक स्वर नहीं मिल जाता है तब तक वह अपने आप को पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। तो उसी प्रकार इन अंतिम वर्णों के अंतर्गत सभी में एक स्वर जो वर्ण है उसकी कमी होने के कारण इसमें अंतिम जो अक्षर है वह अपूर्ण वर्ण के नाम से जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण में आगे भी जितने भी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी टॉपिक्स के अंदर माहेश्वरी सूत्रों का बहुत अत्यधिक है जो कि हमारे सामने इसका कार्य होगा। जैसे कि हम लोग संधि पढ़ेंगे तो संधि में भी हम लोग सूत्रों का जो निर्माण है वह सूत्रों का निर्माण इन सूत्रों के माध्यम से ही होगा। सर्वप्रथम हम लोग इन सूत्रों के माध्यम से प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्याहार निर्माण जो होता है उस प्रत्याहार निर्माण में 2 अक्षर होते हैं। प्रत्येक सूत्र में 2 अक्षर होते हैं। 2 अक्षरों में जो पहला अक्षर होता है वह अक्षर पूर्ण होता है और अंतिम अक्षर अपूर्ण होता है। अर्थात जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रत्याहार सूत्र लिखा अक। अब अक प्रत्याहार के अंदर प्रथम अक्षर अपने आप में ए स्वर है। क यहाँ पे हलंत व्यंजन वर्ण है। अक अपने आप में एक प्रत्याहार सूत्र हो गया, 2 अक्षर हुए। अब जो माहेश्वरी सूत्र है उसके अंदर ऐसे लेकर के और क तक के जो सभी वर्ण हैं उनको हम लोग गिनेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ से ऐसे गिनना प्रारंभ करते हैं और क तक के वर्णों को हम यहाँ पे गिनेंगे। तो ए ई उ ण री लृ क। अब प्रत्याहार निर्माण करते समय अक प्रत्याहार के अंतर्गत पाए गए जितने भी हलंत वर्ण हैं उन हलंत वर्णों का हलंतम सूत्र के माध्यम से लोप हो जाता है। जैसे कि अपन बात करें ऐसे लेकर क तक के वर्णों के अंदर अपन ने न और क वर्ण को
यहाँ पे देखा तो ये हलंत वर्ण है। अब अक प्रत्याहार में जो पाए गए जो शेष वर्ण है, अगला सूत्र अपने पास में यहाँ पे जो आता है वो आता है अयादि संधि का। अब अयादि संधि अपने आप में स्वर संधि का एक भेद है। इसमें देखते हैं अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह यहां पर देखते हैं तो ये सूत्र भी अपने आप में प्रत्याहार सूत्र के माध्यम से मिलकर बना हुआ है। प्रत्याहार सूत्र में हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर भी दोबारा बता रहे हैं जैसे कि एच अपने आप में एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार सूत्र में हमेशा दो अक्षर होते हैं। पहला अक्षर अपने आप में ए स्वर है और च अपने आप में अपूर्ण अक्षर है। वही प्रत्याहार में प्रत्येक सूत्र में पहला अक्षर पूर्ण और द्वितीय अक्षर अपूर्ण होता है। यहाँ पे अब हम माहेश्वरी सूत्रों के ऊपर देखते हैं कि ए से लेकर च तक के वर्णों को गिनते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ए, ओ, ग, आई, औ और च, अर्थात इनमें शेष वर्ण पाया गया न और च ही अपने आप में हलंत वर्ण है। हलंत वर्ण होने के कारण इनके हलंतम सूत्र से दोनों का लोप हो गया। शेष वर्ण यहाँ पे रहे ए, ओ, आई और औ, अर्थात इस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण पाए गए वो पाए गए ए, ओ, आई और औ। ये कह रहा है यहाँ पे कि एच जो प्रत्याहार है उसमें पाए गए वर्ण ए, ओ, आई, औ के स्थान पर। आगे देखते हैं अपन, इसी सूत्र में इसका अर्थ निकल रहा है ए अवग्र चिन्ह। संस्कृत में इसको अवग्र चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अब ये अवग्र चिन्ह है, यहाँ पे ये ए का उच्चारण देता है। तो यहाँ देखते हैं कि ए के स्थान पे ए और य, अर्थात ए के स्थान पे यह अया आदेश कर देता है। ओ के स्थान पर देखते हैं यह के अंदर ए और व आ रहा है आगे, ओ के स्थान पे अव आदेश कर देगा। आई के स्थान पे हम लोग देखते हैं आगे वा के अंदर आ है और आगे यह है, अर्थात यहाँ पे आई के स्थान पे यह आय आदेश कर देगा और औ के स्थान पे यह आगे या के अंदर आ है और आगे वह है, तो औ के स्थान पे आव आदेश कर देता है। इतना होने के उपरांत हम लोग इसकी वृत्ति की ओर ध्यान देते हैं। तो वृत्ति में इसमें लिखा हुआ है कि एच है क्रमादय आय आव आय आव शु, अर्थात ये कह रहा है कि एच है क्रमादय, मीन्स एच प्रत्याहार में पाए गए जो वर्ण हैं उनको क्रमशः क्रम पूर्वक कह रहा है ये, क्रम पूर्वक यहाँ पे ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव आदेश कर देता है। कब कर देता है? जब अंतिम पद के प्रथम वर्ण में कोई स्वर वर्ण हो तो, अर्थात स्वर वर्ण हो तो यहाँ पे क्रमशः ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे अपन बात करते हैं पावक है, एक एग्जाम्पल है पावक है। पावका का जो संधि विच्छेद होता है वो अपन देखते हैं तो लिखते हैं पौ धन अक है। पौ धन अक है, प्रथम पद के अंत्योण में वही नियम ए, ओ, आई और औ। पौ के अंदर यहाँ पे अपने पास में औ का उच्चारण आया। अंतिम पद के प्रथम वर्ण में अपना नियम है कोई भी स्वर वर्ण हो। स्वर वर्ण यहाँ पे ए पाया गया। नियम के अनुसार प्रथम पद के अंत्योण में औ आ गया और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में स्वर वर्ण आ गया। यहाँ पे नियम ये कहता है कि औ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा। यहाँ पे अपने आप में पौ है, औ आदेश हुआ, औ के स्थान पे आव हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने आव आदेश कर दिया। आव आदेश के साथ में पौ का यहाँ पे पाव बन गया, पाव के अंदर अकह जुड़ा, वह के अंदर ए जुड़ा, वह पूरा हो गया और रूप क्या बन गया? यहाँ पे पाव कह बन गया। अर्थात इन दोनों सूत्रों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत व्याकरण के अंदर जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उनमें जितने भी जो सूत्र बने हैं वो माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से ही बने हुए हैं। अर्थात
इन 14 सूत्रों के माध्यम से ही संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का निर्माण हो पाया है। अब जैसे कि अपन बात कर रहे थे अक प्रत्याहार की, अक के प्रत्याहार में सर्वप्रथम जो प्रथम अक्षर है यह पूर्ण है, कै जो अक्षर है अपने आप में अपूर्ण है। नियम यह कहता है कि जो अक प्रत्याहार है उसमें ऐसे लेकर के कै तक के वर्ण गिने जाएंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं प्रथम सूत्र जो है उसमें ऐसे अपन लोग गिनना प्रारंभ करते हैं, ए ई उ ण री लृ और कै। इनमें जितने भी हलंत वर्ण हैं उन सभी हलंत वर्णों का हलंत वर्ण जो है उनका हलंतम सूत्र के माध्यम से इनका लोप कर दिया जाएगा। जैसे कि अब अक प्रत्याहार के वर्णों को गिनते हैं, ए ई उ ण री लृ और कै। इनमें न और कै अपने आप में हलंत वर्ण पाए गए। हलंत वर्ण पाए जाने के कारण ये अपूर्ण वर्ण होने के कारण इनका यहाँ से लोप हो जाता है। शेष रहे हुए जो वर्ण है वो यहाँ पे ए ई उ री और लृ, अर्थात अक प्रत्याहार में जो शेष वर्ण रहे हैं वो ए ई उ री और लृ रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखें अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ऐसे लेकर के और च तक के वर्णों को हम लोग गिनेंगे। यहाँ से देखते हैं ए ई उ ण री लृ कै ए ओ ग आई औ च तक के वर्णों को हम लोग यहाँ पर गिनेंगे, क्योंकि प्रत्याहार जो सूत्र है वो अच प्रत्याहार सूत्र है और अच प्रत्याहार सूत्र में ऐसे लेकर के च तक के वर्ण गिने जाते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं अब इनमें बचे हुए जो हलंत वर्ण है उन हलंत वर्णों को यहाँ पे लोप कर दिया जाएगा। जैसे कि देखते हैं ए ई उ ण, अर्थात प्रथम सूत्र है उसमें ण अपने आप में हलंत पाया गया। री लृ कै द्वितीय सूत्र में कै हलंत पाया गया। ए ओ ग इसके अंदर जो ग है वो अपने आप में हलंत वर्ण पाया गया। और चतुर्थ जो सूत्र है उसमें आई औ च, इसके अंदर च अपने आप में हलंत वर्ण पाया गया है। शेष रहे हुए जो वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार के वर्ण पाए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं ए ई उ री लृ ए ओ आई औ। अब हम इन वर्णों को अच प्रत्याहार के सामने लिख देंगे, ए ई उ री लृ ए ओ आई एवं औ। अब यहाँ से हम लोग जब देखते हैं कि संस्कृत में इन प्रत्याहारों का जो संधि में जो निर्माण में जो प्रत्यक्ष रूप है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, हम लोग देखते हैं हिंदी में जैसे संधि स्वर संधि है। अब इस स्वर संधि का जो संस्कृत में जो दूसरा नाम है वो कहा जाता है अच संधि। ये हिंदी का नाम स्वर संधि है और यहाँ पे इसका नाम अच संधि है। अच संधि किस लिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों में ऐसे लेकर के जो च तक के वर्ण है, जब हम लोग इसको अच प्रत्याहार का नाम देते हैं और अच प्रत्याहार का नाम देने के उपरांत जब इसमें शेष वर्णों की हम गणना करते हैं तो गणना करते समय हम यहाँ पे देखते हैं कि अच प्रत्याहार में पाए गए जो सभी वर्ण हैं ये मुख्य रूप से 9 वर्ण पाए गए हैं। जैसे कि ए ई उ री लृ ए ओ आई और औ, ये सभी वर्ण अपने आप में स्वर पाए गए। इस कारण से संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि कहा गया। इसी प्रकार हम लोग जैसे कि व्यंजन संधि जो है, इस व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी हल अपने आप में एक प्रत्याहार है। सूत्र नंबर 5 से लेकर के और 14 तक के सूत्रों के अंदर लय है से लेकर के जो लय तक के जो सभी वर्ण हैं, इन सभी वर्णों में जो अंतिम अक्षर है वह अंतिम अक्षर हलंत वर्ण है। ये सभी हलंत वर्णों का यहाँ से हलंतम सूत्र के माध्यम से लोप हो जाएगा, किंतु यहाँ पे शेष रहे हुए जो सभी वर्ण हैं वो अपने आप में व्यंजन वर्ण पाए गए हैं। व्यंजन वर्ण पाए जाने के कारण यहाँ पर हल जो प्रत्याहार है उसमें है य व र ल य म ग ण न झ भ घ ड ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स और है, ये इत्यादि वर्ण शेष रहे। प्रत्येक वर्ण को मैंने बोल के बताया है, कोई भी अपने आप में जो वर्ण है वह
स्वर इसमें नहीं पाया गया है, सभी वर्ण अपने आप में व्यंजन वर्ण पाए गए हैं। अतः यह यहाँ पर सिद्ध होता है कि व्यंजन संधि को यहाँ पर हल संधि कहा जा सकता है। इसी ही प्रकार अपन प्रत्याहार निर्माण में देखें तो जैसे कि एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में भी वही हम लोग ए से लेकर के और न तक के ध्वनि गिनेंगे, ए ओंग है, इसमें अंतिम अक्षर न है, शेष बचे हुए वर्ण जो है हलंत के अलावा वो रहते हैं ए और ओ। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से प्रत्याहार सूत्र 44 प्रकार के बताए गए हैं। आगे अपन चलते हैं अब मुख्य रूप से सूत्रों का निर्माण, संधि में जो सूत्र होते हैं उनका किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। जैसे कि सर्वप्रथम मैं एक यण संधि के सूत्र के माध्यम से इसको प्रारंभ कर रहा हूं। जैसे अपन देखते हैं यण संधि, यण संधि का संस्कृत में पाणिनि के द्वारा एक सूत्र बनाया गया, इको यणचि। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इको यणचि जो सूत्र है वह किस प्रकार से बना। देखते हैं, इसमें 3 प्रत्याहार सूत्र पाए गए हैं। पहला देखते हैं इको, इको का मतलब हो गया अपने आप में इक प्रत्याहार, यण का मतलब यहाँ पे द्वितीय प्रत्याहार सूत्र हुआ यण। तृतीय प्रत्याहार जो सूत्र देखते हैं वो अपन देखते हैं अच प्रत्याहार सूत्र। यहाँ पर अपन देखेंगे 3 प्रत्याहार सूत्रों के माध्यम से मिलकर के और इको यणचि सूत्र मिलकर बना है। अब हम लोग देखते हैं कि इक अपने आप में एक प्रत्याहार है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इक प्रत्याहार, ई से लेकर के कै तक के वर्ण गिनते हैं। प्रथम सूत्र का द्वितीय अक्षर है ई से लेकर के कै तक के वर्ण गिनेंगे, ई ऊ ण री लृ और कै, यहाँ तक के वर्ण गिन लिए। यहाँ तक के वर्णों के अंतर्गत पाए गए जो हलंत वर्ण है इनका यहाँ से लोप हो जाएगा। हम देखते हैं कि ण और कै यहाँ पर अपने आप में हलंत वर्ण है, इनका लोप हो गया। शेष वर्ण रहे हैं ई ऊ री और लृ। रहे हुए शेष वर्णों को यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर लिख देते हैं ई ऊ री और लृ। इसी प्रकार से हम लोग यण प्रत्याहार की बात करें, यण प्रत्याहार में यह वर्ण से गिनना प्रारंभ करेंगे और न तक गिनेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं 5 नंबर के जो सूत्र है उसमें द्वितीय अक्षर है य से लेकर के न तक गिनेंगे, य व र ट ल और न। शेष यहाँ पे 2 वर्ण हलंत है, ट और न। शेष रहा य व र और ल। इन चारों अक्षरों को हम लोग यहाँ पर यण प्रत्याहार के सामने लिख देंगे, य व र और ल। अब तृतीय जो प्रत्याहार सूत्र वह अच है। अच का मतलब अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अच के अंदर मुख्य रूप से 9 वर्ण पाए जाते हैं। मुख्य 9 के जो 9 वर्ण हैं वे स्वर हैं। अर्थात स्वर होने का मतलब ही क्या है, अच को अपने आप में स्वर मान लिया गया है। अर्थात अच का मतलब हो गया स्वर वर्ण, अच का अर्थ हो गया स्वर वर्ण। संस्कृत में सूत्र के बाद में वृत्ति का प्रारंभ किया गया। वृत्ति में देखते हैं, इसको कहा जाता है कि इक है स्थाने यण आदेश है शात अच्छी। अर्थात ये सूत्र का अर्थ है, ये कहने जा रहा है कि इक है स्थाने, इक है का मतलब यहाँ पे एक प्रत्याहार से है। एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार आदेश हो जाता है। अर्थात ये कह रहा है कि एक प्रत्याहार में पाए गए जो सभी वर्ण हैं उनके स्थान पर सीधे यह यण प्रत्याहार आदेश कर देता है। कब कर देता है? शात अची, अर्थात अच वर्ण परे रहते हुए। परे रहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग यण संधि में देखें कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अंदर कोई भी जो है उसमें ई उ री और लृ में से कोई वर्ण पाया जाता है। और फिर यह कह रहा है कि अंतिम पद के प्रथम वर्ण में अच प्रत्याहार, अर्थात कोई भी स्वर वर्ण पाया जाता है। लेकिन ये जो स्वर वर्ण है यह असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहां पर ई के स्थान पे यह, उ के स्थान पे वह, री के स्थान पे र और लृ के स्थान पे ल आदेश हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कि लृ धन आदेश है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, लृ धन आदेश है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई उ री और लृ इत्यादि में से कोई एक वर्ण हो। ये प्रथम पद का अंतिम अक्षर लृ है।
ईयू रीलरी में से लरी पाया गया। अंतिम पद के प्रथम वर्ण में अच अर्थात कोई भी असमान स्वर वर्ण, लरी के आगे अंतिम पद का जो प्रथम अक्षर है आ है, अर्थात ये असमान हुए। असमान होने पर लरी के स्थान पे यहाँ पे लय आदेश हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे लय आदेश कर दिया, लय में आ मिलेगा, ला बन जाएगा और रूप बन जाएगा लादेश है। अर्थात यह यहाँ पर सिद्ध होता है कि लादेश अपने आप में यण संधि का एग्जाम्पल है। यहाँ पर यण संधि का यह एग्जाम्पल